नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत कुलाचे मारने लगी है। जी हाँ, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के क्या करीब आने लगे हैं, इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, पहले हंसी मजाक में ही सही लेकिन एक ऑफर देते हैं उद्धव ठाकरे को कि आप इधर आ जाइए, और फिर उसके अगले ही दिन मुलाकात होती है उद्धव ठाकरे और फडणवीस साहब की एक बंद कमरे में। अब इस मुलाकात में क्या बातें होती हैं ये तो सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी तौर पर माहौल गर्म हो चुका है और इसी माहौल को लेकर आज बात करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ में मौजूद है, आप देख ही रहे मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, किस तरह से देखा जाए, पहले ऑफर और फिर मुलाकात, क्या मायने इस मुलाकात के और इस ऑफर के भी जो हंसी मजाक में दिया गया? देखिए, ऑफर हंसी मजाक में ही दिए जाते हैं। हंसी मजाक में दिए हुए ऑफर के बाद में सीधा मिलने पहुंच गए। इससे तो ये लगता है कि उद्धव ठाकरे ही ज़्यादा आतुर हैं किसी भी तरीके के अलायंस में आने के लिए, और सत्ता की वो शायद भागीदारी चाहते हैं। क्योंकि 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके के रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स इतने बुरे हैं कि ये आज की डेट में ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि अपने दम पे एक भी राज्यसभा का मेंबर ये भेज सके। और आपको मालूम है कि इनके जो राइट हैंड मैन हैं संजय राउत, वो तो मतलब बिना राज्यसभा के बदले मतलब नहीं रहेंगे तो फिर राजनीति कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनके साथ जो थोड़े बहुत बचे खुचे रह गए हैं नेता, उन लोगों का भी शायद, उन लोगों की भी आतुरता दिख रही है। आतुरता कह लीजिए, या वो परेशान है कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वही अपने फ्यूचर की संभावना की तलाश में ही जो है ये मेल मिलाप जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस करके बीजेपी को कुछ भी गेन नहीं होना। ठीक है, जो भी गेन होगा वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ही होगा। ठीक है, अब ये भी देखना, एक चीज और उद्धव ठाकरे को याद रखनी चाहिए कि बीजेपी के साथ में जिसने अलायंस किया है या हाथ मिलाया है, उसका अपना जो है वो जमीन जो है वो खत्म हो गया, खिसक गया। चाहे वो अकाली दल हो, चाहे आपके असम में वो असम गण परिषद हो, चाहे आप नीचे आ जाइए, पार्टी जितनी भी आप देखेंगे, जिन जिन ने इनके साथ में दामन थामा था भारतीय जनता पार्टी का, उन सारी पार्टियों का अस्तित्व जो है वो आज की डेट में आपको जो है गायब नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ, विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे भी शॉर्ट टर्म गेम के चक्कर में लॉन्ग टर्म मैसिव डैमेज अपनी पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं? ये एक सवाल है। और जो ये बोल रहे हैं कि मराठी से रिलेटेड अपनी शिकायतें दर्ज करने गए थे, जो देवेंद्र फडणवीस ने एक ऑर्डर लाया था गवर्नमेंट ने कि आपको हिंदी भाषा जो है वो स्कूल्स में तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करना है। तो मराठी लोगों का बहुत ज़्यादा इस पे कंप्लेन था और उनका कहना था कि हिंदी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। तो जब ये हुआ था तभी मुझे थोड़ा सा बड़ा अचरज महसूस हो रहा था कि जिस शहर में बॉलीवुड है, जिस शहर में हिंदी फिल्मों की नगरी है, उस शहर में रहने वाला नेता या उसकी पार्टी के लोग क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि सबसे मुखर विरोध जो है वो राज ठाकरे ने किया, और राज ठाकरे के साथ ये अलायंस में आना चाह रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही घालमेल मेरे को शुरू से ही लग रही थी, और लग रहा था कि शायद ये मुद्दे को इसलिए रखा गया है ताकि एक सीढ़ी बनाई जा सके उद्धव ठाकरे को वापस से जो है वो बिना अनकंफर्टेबल किए हुए मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए, जहां पे ये बात हो कि भाई आप हमसे क्या क्या हमसे आप क्या चाहते हो, या आप हम में क्या संभावनाएं देखते हो, है ना। इस तरीके की बातें करने के लिए ग्राउंड बनाना था। वो ग्राउंड इन्होंने इसी हिंदी भाषा के टॉपिक को लेके किया, और उसके बाद में नतीजा आपके सामने ही है, थोड़े दिनों में पता चली जाए। जी, अच्छा, आपने आंकड़ों की क्योंकि बात की सर, तो मैं दर्शकों को आंकड़े जरा बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 132 सीटें जीत कर आई, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही रही। क्योंकि शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, ये सब चीजें हुई। तो
शिंदे गुट भी फिर भी ठीक रहा, 57 सीटें उनके खाते में आई। अजीत पवार की जो एनसीपी थी 41 सीटें जीत के आई। कांग्रेस इधर देखिए, इधर दूसरी तरफ हाल देखिए जरा क्या है। कांग्रेस 16 सीटें, उद्धव ठाकरे 20 सीटें और शरद पवार का जो गुट था वो 10 सीटें जीत कर आया। जबकि लोकसभा चुनाव में हाल क्या था, उसमें 30 सीटें, 48 में से सोचिए 30 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में थी। तो ये जो एक तरह से मैसिव चेंज आया सर, उसने क्या उद्धव ठाकरे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम सियासत अगर करेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीटें हैं नहीं, हमारे पास चीजें हैं नहीं, तो ताकत भी तो चाहिए। तो और मतलब एक नेचुरल अलायंस जो होता है वो भी उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शायद इसलिए देख रहा है मजबूरी में। उनके पास में जनता का मैंडेट या नंबर नहीं है कहना गलत है, उनके पास में कार्यकर्ता नहीं है। जब ये हो रहा था 56 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ऐड या डिलीट किए गए, तो ना कांग्रेस, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे, ना शरद पवार को, इनमें से किसी को हवा भी नहीं लगी। ठीक है, बाद में अभी ये लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और ये हवा क्यों नहीं लगी? क्योंकि जमीनी लेवल पे इनके पास में कार्यकर्ताओं की भयानक कमी है। ये सिर्फ जनता के आक्रोश को जो है वो उसी के ऊपर में रिलाय कर रहे हैं, उसी पे विश्वास कर रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ के हमको लाके सत्ता में बैठा दी। भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। तमाम तरह अभी अब पता चल रहा है कि जनता भली आक्रोश में क्यों ना रही हो, जब वोटर लिस्ट में ही जो है भारी रूप से एडिशन डिलीशन हो जाएगा, और जो स्विंग वोटर किसी भी इलेक्शन में होते हैं 8 से 10%, वो स्विंग वोटर्स अगर एडिशन डिलीशन के माध्यम से आ जाए तो स्विंग वोट का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ये स्विंग वोट जो है यही इलेक्शन पलटाते हैं, जिताते हैं या हराते हैं। तो उद्धव ठाकरे के पास में कार्यकर्ताओं की कमी है, बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का एक दल जो है वो चला गया है आपके शिंदे जी के साथ में। उसके पहले भी आप देखिए कि शिवसेना के अंदर में कितनी बार जो है बड़े बड़े लीडर्स निकले हैं। राज ठाकरे इनके अपने घर के व्यक्ति निकले, वो अपने साथ में कई लोगों को लेके गए। नारायण राणे निकले, नारायण राणे के पूरे समर्थक चले गए। कोंकण रीजन में जो है इनको ढंग के कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो रहा था एक टाइम में। फिर उसके बाद में उसके पहले जो है काफी बड़े बड़े हैवी वेट लोग निकल चुके हैं, पर वो बहुत पहले निकले। ठीक है, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे गणेश नायक हो, मतलब काफी बड़े बड़े लीडर जो है वो निकले हुए हैं शिवसेना से। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि लोगों ने ये देखा कि शिवसेना से यदि कोई नेता अलग हो जाता है तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं होता, पर यदि कोई बीजेपी के साथ अलायंस करता है तो उसका करियर खत्म हो जाता है, उस पार्टी का एकदम विलुप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने अकाली दल का आपको एग्जाम्पल दिया, असम गण परिषद का एग्जाम्पल दिया, या फिर वो उसके साथ टाइप करती है और उसके मतलब टाइप करके फिर अलग होती है और फिर विलुप्त होने के कगार पे चली जाती है, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे आपको नजर आ रही है। या फिर आप जो है बीजेपी से भयानक रूप से जो है मतलब झगड़ा करके पार्टी के अंदर से निकलते, जैसे इनके अनेकों नेता निकले, तो वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये कहीं मन मस्तिष्क इनके पटल पे काफी बड़ा असर जो है, ये बीजेपी का खौफ जो है, बीजेपी का जो एक डर जो है, वो शायद इनके मन मस्तिष्क पे है कि बीजेपी से दूर रह के बहुत ज्यादा दिन तक जो है पार्टी का भविष्य सुनहरा नहीं रहने वाला। पार्टी और मेरे जो आसपास के लोग हैं, चाहे उनके बेटे हो चाहे जो दूसरे लीडर्स हो, इनके भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो कई कारण दिख रहे हैं इस पूरे कवायद में, पर मुझे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही काम कर रही है कि कांग्रेस के साथ में जो ये अलायंस हो गया था और जो थोड़े बहुत मराठी वोट्स ऐड हो रहे थे, मराठा वोट सॉरी, कांग्रेस को ऐड हो रहे थे उद्धव ठाकरे के कारण, वो शायद कम हो जाएंगे। पर मुझे आज तक जो है बीजेपी को कोई फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे है। उद्धव ठाकरे आएंगे भी तो उनको अंगूठे के नीचे दबा के रखा जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसी लिबर्टी नहीं मिलेगी। उनके आजू बाजू के संजय राउत टाइप के जो लोग हैं वो अपना करियर देख रहे हैं, वो अपने करियर के चक्कर में जो, क्योंकि राज्यसभा है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, तो दिल्ली का घर खाली करो, आओ बैठो बम्बई में बैठ के अब यहाँ जमीनी लेवल से पार्टी को खड़ा करो। कौन इतनी मेहनत करेगा आज की डेट में? तो जितने भी लीडर है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार गुट हो,
भाई सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इन लोगों को बैठ के खाने की आदत लग गई है। कोई भी जमीनी लेवल पे उतर के अब स्क्रैच से काम नहीं कर सकता, उतना दमखम नहीं है। राहुल गांधी के पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज है, कांग्रेस पार्टी के रिसोर्सेज है, कार्यकर्ता है, तो वो कभी कभार ग्राउंड में दिख जाते हैं। पर बाकी जितनी भी पार्टी है, आप देखिए कहाँ दमखम बचा है। इनके पास ना आरएसएस जैसा कोई डेडिकेटेड संस्था है कि जहां पे लाखों करोड़ों लोग जो है जमीनी लेवल पे उतरने के लिए तैयार है ही नहीं आपके पास में कार्यकर्ता, आप करोगे क्या? तो इस पूरी कवायद में मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर होता है अलायंस, तो इसमें उद्धव ठाकरे को ही फायदा होते हुए नजर आ रहा है, बीजेपी को ऐसा कोई फायदा नहीं। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति है जो सब कुछ जोड़ता हुआ दिख रहा है, वो है राज ठाकरे। राज ठाकरे जब से साथ में आए हैं हिंदी मानुष, वो मराठी मानुष के नाम पर, तब से उद्धव ठाकरे के बिहेवियर में चेंज आ गया, भारतीय जनता पार्टी के एटीट्यूड में चेंज आ गया है, हम देख रहे हैं। और क्योंकि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के करीबी होने का जो मतलब एक होता है ना दिखाना, वो दिखाते रहे हैं या फिर करीब है भी। अब वो उद्धव ठाकरे के साथ क्योंकि आ गए हैं, तो उद्धव ठाकरे को लाने साथ इसीलिए वो आए हैं, उनकी भूमिका जो है वो इसीलिए नजर आ रही है कि वो साथ लाए, क्योंकि उनके आने के बाद वो ऑफर आया, उनके आने के बाद ये मुलाकात हो रही है और शायद कल को अलायंस भी हो जाए। तो ये जो राज ठाकरे हैं, इस कैरेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? सत्ता की मलाई खाने के लिए छटपटा रहे हो राज ठाकरे जो हैं। आप देखिए जब से इनकी पार्टी बनी है, कब इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है? एक मुझे आप याद दिला दीजिए जहां पे राज ठाकरे जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट रहे। राज ठाकरे बहुत लंबे समय से हाशिए पे पड़े हुए हैं। राज ठाकरे को खुद के बेटे इलेक्शन लड़े माहिम से और वो नंबर 3 पे रहे, नंबर 2 पे भी नहीं। तो इनकी तो राजनीति वैसी समाप्त है, ये तो विलुप्त हो गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो है ये देख के अपनी कोई प्रासंगिकता जो है वो बनाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अभी भी प्रासंगिक क्यों। अन्यथा राज ठाकरे का तो आई मीन पॉलिटिकल करियर क्या, आप मुझे बताइए। ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना लोकसभा, भाई कहीं पे भी नहीं हुआ। आप सिर्फ स्टूडियोज में हो, कुछ चैनल्स के उसमें जाते हो, उसमें भी मुंह फुला के ऐसे बात करते जैसे पता नहीं कहाँ के जो है हैवीवेट मतलब आ गए हैं। भाई आप अपने एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड। आपके एक्शन जो है उससे तो आपको एक सीट नहीं मिल रही है, तो खाली मुंह की भथौड़ेबाजी करके जो है कि हम ऐसे हम वैसे, उससे कुछ होना नहीं है ना। आप कुछ मासूम उत्तर भारतीय लोगों को पीट के अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो इसका जवाब निशिकांत दुबे ने दिया आपको। तो तब आप बोलते हो कि निशिकांत दुबे जैसे लोग जो है डिसाइसिव है। आप क्या कर रहे हो देश के अंदर में? आप भी तो वही काम कर रहे हो ना। तो कहने का अर्थ ये है कि राज ठाकरे जो है वो छटपटा रहे, और राज ठाकरे को बीजेपी ने ही ये मैंडेट दिया होगा कि तुम अपने भाई को ला सकते हो तो ले आओ, तब शायद हम तुम्हारे लिए कुछ स्कोप देख सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो बीजेपी का हमेशा से एक मंत्र रहा है नरेंद्र मोदी के अंडर में, वो ये रहा है कि हमको विपक्ष विलुप्त जो है राज्य चाहिए, यानी हमको अपने राज्य में विपक्ष चाहिए ही नहीं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के राइज के लिए। ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके लीडर जो है ये आई मीन इनका थिंक टैंक जो है मैं कभी नहीं समझ पाया कि ये थिंक टैंक थिंक क्या करता है। इनकी थिंकिंग ही जो है ये मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने आप देखें अगर लोकसभा में भी तो कोई बहुत बड़ा उद्धार नहीं किया है। आप 44 पहुंचे, 205 से 44 पहुंचे, 44 से 52 पहुंचे, 52 से 100 पहुंचे, ठीक है। तो ये अगर आप थिंक टैंक मजबूत रहता तो इनको ये समझ में आता कि भाई अगर हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें हमारे पास में हमको ये स्टेप्स लेने। मैं नेशनल टीवी पे नेशनल चैनल पे नहीं बताना चाहता है कि क्या स्टेप्स मेरे दिमाग में है जो भी है, परंतु कहने का अर्थ है कि ये जो थिंक टैंक है इनका, इस थिंक टैंक को अब सोचने की जरूरत है। यदि राज ठाकरे अलग, उद्धव ठाकरे अलग होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का। कांग्रेस पार्टी में अपने आप संजीवनी बूटी नहीं आएगी, संजीवनी बूटी आपको फूकना पड़ेगा, और वो फूकने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेगी और जमीनी लेवल पे कार्य करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास में वो कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है? क्या आपके पास में वो स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक है
जो ये सोच सकता है कि भाई हम स्क्रैच से कैसे बिल्डअप करें, क्योंकि कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को भी सत्ता की आदत लग गई थी, और जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो कांग्रेस को वापसी मारने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कई राज्यों का। मध्य प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस गायब है तो गायब ही है, 2005 के बाद से गायब है, 4 या 5 से, ठीक है। उसके बाद 2003 था मेरे ख्याल से, हाँ, तो 22 साल से कांग्रेस वहां से गायब है। आप पकड़ लीजिए गुजरात, गुजरात से कितने साल से, 25 साल से गायब है, ठीक है। तो गुजरात, एक बार कांग्रेस किसी स्टेट से गायब हो जाती है तो इसको वापसी मारने में बहुत दिक्कत होती है। वेस्ट बंगाल आप देखिए, वेस्ट बंगाल में 1977 से ये लोग गायब हैं। तो कांग्रेस के भी लीडर्स उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, खाने की आदत हो गई है जी। उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, राष्ट्रीय जनता सबको मौका मिल रहा है, बस कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। हाँ, आप देखिए बिहार, बिहार से गायब है लोग। तो आप 80 सीट उत्तर प्रदेश की, 40 सीट बिहार की, कितनी होगी, 120। उसके बाद में गुजरात की सीट मेरे ख्याल से 25 या 26 है, 26 सीट है। तो आप समझ लीजिए 120 और 26, 146 सीट्स। और कौन से स्टेट का नाम है, तो वेस्ट बंगाल 42, 126 प्लस 42 कितना हुआ, 36, 46, 56, 168, 168 सीट। तो मैंने आपको ऐसी गिना दी, उड़ीसा ऐड कर लीजिए, उसमें 21 सीट उड़ीसा की, और तो 178, 188, 189 सीट जो है आपके 545 में 189 सीट्स। तो 5 राज्यों की आपको गिना दी जहां पे आप गायब हो तो गायब ही हो, आप वापसी मार ही नहीं पाए। तो कांग्रेस को, कांग्रेस के लिए जो हो रहा है महाराष्ट्र में बहुत अच्छा हो रहा है। अगर ये सारी पार्टियां एक तरफ जा रही हैं और कांग्रेस अकेली रह जा रही है, क्योंकि फिर कांग्रेस स्ट्रांग हो सकती है। बट कांग्रेस को स्ट्रांग करने के लिए जमीनी लेवल से जो है काम करना होगा, सही स्ट्रैटेजी पे, सही थिंकिंग पे। जी चलिए देखिए, कांग्रेस थिंक टैंक इस बारे में सोचेगा, आपकी बात उन तक पहुंचे मुझे तो उम्मीद है कि वो पहुंचेगी और कुछ ना कुछ जो है क्रांतिकारी काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें करना भी अपने आप में एक बेईमानी है, लेकिन होने को राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे क्या मोड़ लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो ऐसे में देखना होगा कि वो क्या करने वाले हैं या फिर क्या कर रहे हैं। इस मुलाकात के जो मायने हैं, असल मायने जो है, वो कुछ दिन बाद निकलकर सामने आ ही जाएंगे जब उद्धव ठाकरे अपना फैसला सुनाएंगे। फिलहाल राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं वो किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।